मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, आज मैं पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के जीवन परिचय के बारे में कुछ रोचक तथ्यों से आप सभी को अवगत कराऊंगा। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के इरोड नामक स्थान पर 17 सितंबर 1879 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम वेंकटप्पा नायकर तथा माताजी का नाम चिन्नाबाई था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वेंकटप्पा नायकर एक बड़े व्यापारी थे। धार्मिक कार्यों, दान व परोपकार के कार्यों में अत्यधिक रुचि रखने के कारण उन्हें उस क्षेत्र में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। पेरियार रामास्वामी नायकर की औपचारिक शिक्षा चौथी कक्षा तक हुई थी। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने पाठशाला को सदा के लिए छोड़ दिया। पाठशाला छोड़ने के पश्चात वे अपने पिताजी के साथ व्यापार के कार्य में सहयोग करने लगे। इनका विवाह 19 वर्ष की अवस्था में नागम्बई के साथ संपन्न हुआ। पेरियार रामास्वामी का परिवार धार्मिक तथा रूढ़िवादी था, लेकिन अपने परिवार की परंपराओं के विपरीत पेरियार रामास्वामी किशोरावस्था से ही तार्किक पद्धति से चिंतन मनन करने लगे थे। इनके घर पर अक्सर धार्मिक अनुष्ठान एवं प्रवचन होते रहते थे। रामास्वामी अपने तार्किक प्रश्नों से अनुष्ठानकर्ताओं को अक्सर संकट में डाल देते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ पेरियार अपनी वैज्ञानिक सोच पर और दृढ़ होते गए। परिणाम स्वरूप परिवार की अंधविश्वास युक्त एवं ढकोसले वाली बातें एक के बाद एक रामास्वामी के प्रहार का निशाना बनने लगी। जो भी कार्य उन्हें अनावश्यक लगता था या तर्क संगत प्रतीत नहीं होता, उसे अवश्य ही बंद करने का प्रयत्न करते। उदाहरण स्वरूप स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण बाली या हसूली को वे बंधन या गुलामी का प्रतीक मानते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी के गले से भी हसूली उतरवा दिया था। अपनी पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों को वे मंदिर भी नहीं जाने देते थे। वे अक्सर अपने अस्पृश्य मित्रों को परिवार की परंपरा के विरुद्ध अपने घर बुलाते और साथ में भोजन करते। पेरियार रामास्वामी का धर्म विरुद्ध आचरण उनके परिवार के लोगों को खटकने लगा। एक सफल व्यापारी होने के कारण उनके पिताजी ने जो सम्मान और श्रद्धा अर्जित की थी, वह धीरे धीरे घटने लगी। विशेष रूप से उनके पिताजी वेंकटप्पा नायकर को अपने धर्माचरण तथा विश्वास इतने प्रिय थे कि वे अपने पुत्र तथा व्यापार सभी को तिलांजलि दे सकते थे। मतभेदों ने शीघ्र ही छिटपुट कहासुनी तथा विरोधों का रूप धारण कर लिया। अंततः रामास्वामी ने पिता का घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। गृह त्याग के पश्चात रामास्वामी कुछ दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। बहुत दिनों तक वे सन्यासियों के साथ सन्यासी बनकर रहे। इस जीवन में उन्हें अपना स्वास्थ्य बिगड़ने के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त न हो सका। अतः उन्होंने सन्यास जीवन त्याग दिया और पुनः अपने घर लौट आए। गृह त्याग कर कुछ दिनों तक सन्यास जीवन व्यतीत करने के पश्चात न तो रामास्वामी के विचार बदले, न ही समाज की परिस्थितियां व समस्याएं ही बदली, परंतु परिस्थितियों व समस्याओं के प्रति रामास्वामी के दृष्टिकोण में अवश्य परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन का एक कारण यह भी था कि उनके एक बार घर से चले जाने के कारण अब घर वाले भी नम्र हो गए थे। रामास्वामी ने भी अनुभव किया कि किसी बात पर सैद्धांतिक वाद विवाद करने, उससे टकराने या उससे बिल्कुल मुंह मोड़ लेने की अपेक्षा उचित यह है कि उपस्थित समस्याओं पर मतभेद करने वाले व्यक्तियों के साथ सहयोग करके उनके विचारों को बदलने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार रामास्वामी ने अपने विचारों में परिवर्तन किए बिना अपनी कार्यपद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। कार्यपद्धति में परिवर्तन के कारण शीघ्र ही वे अपने क्षेत्र में एक सर्वप्रिय और निस्वार्थ समाज सेवक के रूप में जन जन के हृदय में स्थान पा गए। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी विभिन्न संस्थाओं में रामास्वामी को विभिन्न पदों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों यथा राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक पुनर्गठन, आर्थिक विकास आदि से प्रभावित होकर रामास्वामी कांग्रेस के सदस्य बने। सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के
असहयोग आंदोलन का दक्षिण भारत में पेरियार रामास्वामी को नेतृत्व का दायित्व सौंपा गया। रामास्वामी ने इस दायित्व को पूरी गंभीरता से लिया। परिस्थिति की मांग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सर्वप्रथम अपने को अन्य उत्तरदायित्वों से पूर्णतः मुक्त करना आवश्यक समझा, जिससे वे पूरी तरह आंदोलन का कार्य कर सकें। अतः सबसे पहले उन्होंने व्यापार तथा पारिवारिक दायित्व का भार अपने भाई कृष्णास्वामी को सौंप दिया। रामास्वामी का केवल पारिवारिक दायित्व से ही मुक्त होना पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उनका जीवन केवल पारिवारिक दायरे तक सीमित नहीं था। रामास्वामी उस समय 29 संस्थाओं से जुड़े थे। उन्होंने एक झटके में सभी संस्थाओं से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो गए। पेरियार रामास्वामी ने कांग्रेस द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा नेतृत्व भी किया। कांग्रेस द्वारा चलाए गए नशाबंदी आंदोलन के कारण अपने बाग के 1000 से अधिक ताड़ के पेड़ कटवा दिए, क्योंकि नशाबंदी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का ताड़ के पेड़ों का मालिक बने रहना हास्यास्पद था। इसी प्रकार अदालतों का बहिष्कार नामक आंदोलन में रामास्वामी ने सहर्ष भारी आर्थिक हानि उठाना पसंद किया। रामास्वामी के पास उस समय लगभग 50,000 रुपये के प्रोनोट व दस्तावेज आदि थे, जिन्हें सरकारी अदालतों की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता था। उन्होंने अदालतों का बहिष्कार आंदोलन को सार्थकता प्रदान करने के लिए प्रोनोट व दस्तावेजों को फाड़कर फेंक दिया। इस आर्थिक हानि की उन्होंने कभी चर्चा भी नहीं की। वाईकोम आंदोलन, जो अछूतों के अधिकारों के लिए कांग्रेस ने चलाया था, का नेतृत्व भी रामास्वामी नायकर ने ही किया तथा उनके गिरफ्तार होने के पश्चात उनकी पत्नी नागंबई एवं एस रामनाथन ने नेतृत्व की बागडोर संभाली। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अछूतों के अधिकारों को स्वीकार किया गया और उनके स्वतंत्र आवागमन पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। जिस प्रकार रामास्वामी कांग्रेस के आंदोलनों में अपना सर्वस्व छोड़कर शामिल हो गए थे, उसी प्रकार कांग्रेस से मतभेद होने पर 1925 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। 1931 में उन्होंने रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस तथा मध्य पूर्व के अन्य देशों का भ्रमण किया। उन्होंने रूस के कल कारखाने, कृषि फार्म, स्कूल, अस्पताल, मजदूर संगठन, वैज्ञानिक शोध केंद्र, उत्तम कला केंद्र संस्थाओं का अवलोकन किया और बहुत प्रभावित हुए। 1925 में कांग्रेस के परित्याग के पश्चात रामास्वामी ने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की। 1926 में उन्होंने अपना संबंध जस्टिस पार्टी से जोड़ा, जो वहाँ की एक अब्राह्मण पार्टी थी। वहाँ रहकर उन्होंने अस्पृश्य और पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिए अटूट प्रयत्न किया। 1938 में उन्हें सर्वसम्मति से जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। कुछ समय के लिए स्वाभिमान आंदोलन और जस्टिस पार्टी ने एक दूसरे के साथ घुल मिलकर कार्य किया। 1944 में उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन और जस्टिस पार्टी के गठबंधन से द्रविड़ कड़गम नामक संस्था की स्थापना की। 1951 में तमिलनाडु सरकार का सांप्रदायिक जियो अर्थात सरकारी आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिए जाने का रामास्वामी ने प्रबल विरोध किया। फलस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 में संशोधन किया गया। 15 दिसंबर 1973 को वेल्लोर के एक अस्पताल में पेरियार रामास्वामी ने अंतिम सांसें ली। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के विचारों का उल्लेख करने के पूर्व उनके समय के तमिलनाडु प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। उस समय तमिलनाडु की सामाजिक संरचना उत्तर भारत की सामाजिक संरचना से कुछ भिन्न थी। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शिखर पर स्थित ब्राह्मणों के पास सभी अधिकार केंद्रित थे। शेष लगभग 93% शूद्र एवं अतिशूद्र सभी प्रकार के मानवीय अधिकारों से वंचित थे। यहाँ पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि तमिलनाडु में क्षत्रियों की संख्या कुछ राजघरानों तथा वैश्यों की संख्या कुछ व्यापारिक परिवारों तक सीमित थी। दक्षिण भारत में अस्पृश्यता अपने विभत्स रूप में प्रचलित थी। इन सामाजिक परिस्थितियों से पेरियार के विचार बहुत प्रभावित हैं। पेरियार रामास्वामी का मत है कि दलित समस्या हिंदू धर्म एवं हिंदू समाज व्यवस्था की देन है। उनके अनुसार
दलित एवं शूद्र इस देश के मूल निवासी हैं। आर्य बाहर से यहाँ आक्रमणकारी के रूप में आए हैं तथा यहाँ के मूल निवासियों को युद्ध में पराजित करके अपना दास बना लिया है। आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को न केवल दास बनाया बल्कि उनकी समृद्धशाली सभ्यता और संस्कृतियों को भी नष्ट किया। आर्यों ने अपना वर्चस्व चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से वैदिक धर्म एवं वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। ईश्वर का आविष्कार आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को मानसिक दास बनाने के लिए किया। इसलिए रामास्वामी पेरियार ने ईश्वर, धर्म, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक आदि सिद्धांतों तथा इन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने वाले धर्म ग्रंथों का कड़ा विरोध किया। उनके शब्दों में धर्म एवं ईश्वर मात्र मनुष्यों के लिए हैं और अन्य प्राणियों के लिए नहीं। यदि वास्तव में धर्म एवं ईश्वर का अस्तित्व होता तो समाज में समानता स्थापित होती। यदि संसार में निर्धन धनी, शोषक शोषित, ऊंच नीच का भेद समाप्त कर दिया जाए तो ईश्वर और धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने गहरी संवेदना के साथ कहा था कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर का आविष्कार किया वह मूर्ख है। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह धूर्त है। जो ईश्वर को पूजता है वह जंगली है। उनका कहना था कि मनुष्य के अतिरिक्त पृथ्वी के किसी अन्य प्राणी के लिए ईश्वर का कोई औचित्य नहीं है। धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, जातियां नहीं बनी हैं, तो मात्र मनुष्यों के लिए ही ईश्वर, धर्म एवं जातियों का अस्तित्व क्यों है? पेरियार रामास्वामी का विचार था कि दलितों एवं शूद्र को हिंदू धर्म की मूल्य मान्यताओं एवं ईश्वर के संजाल से मुक्त होना आवश्यक है। उनके शब्दों में, मैं कहता हूं कि हिंदुत्व एक बड़ा धोखा है। हम मूर्खों की तरह हिंदुत्व के साथ अब और नहीं रह सकते। यह पहले ही हमारा काफी नुकसान कर चुका है। इसने हमारी मेधा को नष्ट कर दिया है। इसने हमारे मर्म को खा लिया है। इसने हमारी संभावनाओं को गड़बड़ा दिया है। इसने हमें हजारों वर्गों में बांट दिया है। क्या धर्म की आवश्यकता ऊंच नीच पैदा करने के लिए होती है? हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो हमारे बीच शत्रुता, बुराई और घृणा पैदा करे। पेरियार मूल रूप से एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। वे एक बुद्धिवादी, अनिश्वरवादी एवं मानववादी थे। उनके चिंतन का मुख्य विषय समाज था। फिर भी उनके विचार और दृष्टिकोण राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्र में परिलक्षित होते हैं। उनका अटूट विश्वास था कि सामाजिक मुक्ति ही राजनैतिक एवं आर्थिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। उनकी इच्छा थी कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने से पहले ही सामाजिक समानता स्थापित हो जानी चाहिए, अन्यथा स्वाधीनता का यह अभिप्राय होगा कि हमने विदेशी मालिक की जगह भारतीय मालिक को स्वीकार कर लिया है। उनका सोचना था कि यदि इन समस्याओं का समाधान स्वाधीनता प्राप्ति के पहले नहीं किया गया तो जाति व्यवस्था और उनकी बुराइयां हमेशा बनी रहेंगी। उनका कहना था कि राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार होना चाहिए। हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार दलितों एवं शूद्रों का राज्य संस्था के संचालन में हस्तक्षेप वर्जित था। आधुनिक भारत में महात्मा ज्योतिराव फूले ने राजनीतिक क्षेत्र में दलितों एवं शूद्रों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग की थी। पेरियार रामास्वामी ने भी दलितों एवं शूद्रों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का विचार व्यक्त किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय पेरियार ने कांग्रेस के सम्मेलन में जनसंख्या के अनुपात में नौकरियों में प्रतिनिधित्व संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत करने का प्रस्ताव दिया था। 1950 में तत्कालीन मद्रास सरकार ने पेरियार की सलाह पर नौकरियों में दलितों, पिछड़ों के लिए 50% स्थान सुरक्षित करने का निर्णय लिया। मद्रास सरकार के इस निर्णय को उच्च वर्गीय व्यक्तियों द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने मद्रास सरकार के उक्त जियो को यह कहते हुए शून्य घोषित कर दिया कि यह जियो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया। यह याचिका मद्रास राज्य बनाम चंपक दुरई राजन के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय विधि मंत्री थे। नौकरियों में आरक्षण के लिए किया गया उनका संघर्ष निष्फल हो गया। रामास्वामी पेरियार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विशाल आंदोलन चलाया और संविधान में संशोधन की मांग की। फलस्वरूप संविधान में प्रथम संशोधन 18 जून 1951 को हुआ,
जिसमें अनुच्छेद 15 और 16 को संशोधित किया गया। रामास्वामी पेरियार का मत है कि सरकार को सामाजिक समानता एवं एकता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। वे सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों के नियंत्रण में सरकार को संचालित करने का विचार व्यक्त करते हैं। रामास्वामी नायकर के अनुयायियों ने उन्हें थंथाई अर्थात पिता, पेरियार अर्थात महान की उपाधियों से विभूषित किया। यूनेस्को ने उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात जैसे विशेषण से सम्मानित किया। मृत्यु उपरांत यूनेस्को ने जो शील्ड प्रदान किया उस पर पेरियार नए जमाने का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार का जनक और अज्ञानता, अंधविश्वास एवं निरर्थक प्रथाओं का यम अंकित है। इस अवार्ड द्वारा ईवी रामास्वामी की उपलब्धियों और प्रयासों को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान किया है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। मित्रों, रोचक तथ्य प्रस्तुत कर रहा था मैं अर्थात नाथ सोनांचली। मित्रों, और भी महान पुरुषों, संतों एवं समाज सुधारकों के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ कथा, कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहिए। अपने वाचन के अगले क्रम में मैं किसी और महान पुरुष के, महान समाज सुधारक के